तो कैसे आप सब। हम सब यहाँ पर एक चैप्टर समझने आए हैं। इस चैप्टर का नाम है एटम। 12th क्लास के अंदर ये चैप्टर है और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर चीज़ को लेकर। मतलब ये सीबीएसई के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जेई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली जो ये चैप्टर है, यहाँ से हम एटम के स्ट्रक्चर को समझना शुरू करते हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था, जिसका नाम था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसके अंदर हमने ये प्रूफ कर दिया था कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है। और उसके बाद फिर डी ब्रोगली ने बोला कि अगर लाइट पार्टिकल नेचर शो कर सकती है तो इलेक्ट्रॉन या जो पार्टिकल है वो भी वेव नेचर शो करेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एटम। और एटम के बारे में आपने 9th क्लास में दो मॉडल पढ़े हैं। एक तो जे थॉमसन का मॉडल है और साथ में एक दूसरा मॉडल है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, रदरफोर्ड मॉडल है। तो बेसिकली हम 12th क्लास के अंदर भी इन्हीं दो मॉडल को बढ़िया तरीके से समझेंगे, डीप में समझेंगे। और हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि कैसे जे थॉमसन और रदरफोर्ड ने कैसे डिसीजन लिया कि इस तरीके से एटम को होना चाहिए। जे थॉमसन और रदरफोर्ड ने कैसे डिसीजन लिया कि भाई एटम, अगर जे थॉमसन का मॉडल हम 9th क्लास में जानते हैं कि उसने एक पुडिंग क्यों बताया था। बात स्टूडेंट थे जे थॉमसन के, उन्होंने किस तरीके से अपना मॉडल दिया, इन दो बातों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम जेई मेंस क्वेश्चन आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो सीबीएसई में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, रदरफोर्ड मॉडल और जे थॉमसन से मॉडल क्वेश्चन से जो मॉडल आते हैं, उन मॉडल को हम समझेंगे कि किस तरीके से आते हैं, क्या अप्रोच रखनी है और क्या उसके पीछे का, कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या उसके पीछे का रीजन है, कैसे उसको बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मॉडल आया एटम को लेकर, सबसे पहले जो एटम के बारे में अगर आपने थोड़ा सा बात ध्यान रखी हो तो सबसे पहले एटम के बारे में डेल्टन ने बताया था। डेल्टन ने बस ये बताया था कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल भी नहीं बोलेंगे, कि सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल, पार्टिकल या चीज जो होती है वो एटम होता है। ये बात डेल्टन ने बताई थी सबसे पहले, ठीक है। फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ और एक्सपेरिमेंट बहुत कुछ ऐसा खास सा था नहीं, एक कैथोड रे पे एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट भी नहीं बोलेंगे, एक कैथोड ट्यूब थी जिसमें से कैथोड रे निकल रही थी। और जो ये कैथोड रे थी, ये जो रे थी ये नेगेटिव चार्ज थी। कैथोड रे कैसी थी? नेगेटिव चार्ज थी। नेगेटिव चार्ज होने का क्या मतलब है कि अगर हम इसको एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट के बीच में रखते थे तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रही थी, है ना। तो इनका नाम कैथोड ट्यूब से निकले कैनाल रे रख दिया। और इतना पता चल रहा था कि जो ये वाली रे है ये नेगेटिव चार्ज रे है। अगर हम रे की बात करें और वेव की बात करें, अगर हम वेव नेचर या एनर्जी की बात करें तो एनर्जी पे चार्ज नहीं होता है, चार्ज पार्टिकल के पास होता है। तो वहां से जे थॉमसन को पता लगा कि भाई ऐसी एक रे निकली है जो कि नेगेटिव चार्ज रे है और ये एक तरीके की वेव नहीं हो सकती, क्योंकि वेव के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं होता। इसका मतलब कोई ऐसे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। पर डेल्टन ने तो बोला था कि एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। एटम होता है न्यूट्रल, तो ये नेगेटिव चार्ज रे है और रे वेव तो है नहीं, तो मतलब ये पार्टिकल होंगे। इसका मतलब एटम के अंदर बहुत छोटे छोटे और भी पार्टिकल होंगे। और जे थॉमसन ने सबसे पहले बोल दिया कि जो ये नेगेटिव चार्ज रे है, नेगेटिव चार्ज रे है, इस नेगेटिव चार्ज रे के में एक बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और उन्होंने उसका नाम दे दिया
इलेक्ट्रॉन। तो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी, पर बेसिकली उन्होंने केनाल रे को थोड़ा सा ऑब्जर्व करा और वहां से बता दिया कि भाई एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसका नाम उन्होंने दे दिया इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बताई जे थॉमसन ने, तो वहां से जे थॉमसन ने एक मॉडल बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसा होगा। अब उस टाइम तक नहीं पता था कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और भी पार्टिकल होते हैं, सिर्फ एक पार्टिकल के बारे में पता लगा था, इलेक्ट्रॉन। तो उनका ऐसा मानना था कि अगर एटम होगा तो एटम कैसा होगा, जैसे अगर वाटरमेलन है तो जो उसके सीड हैं वो सीड इलेक्ट्रॉन होंगे। वाटरमेलन है, जो उनके सीड होंगे वो सीड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो बचा हुआ जो रेड वाला पार्ट है, जो बचा हुआ रेड वाला पार्ट है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। और डेल्टन ने बोला था कि भाई ओवरऑल न्यूट्रल होता है, तो इन्होंने बोल दिया कि भाई जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ओवरऑल हमारा जो मतलब एटम है वो न्यूट्रल हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात यही थी एटम के बारे में, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि भाई एटम कुछ ऐसा गोल सा होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और जो पूरा जो स्पेयर है वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। ये जो मॉडल जे थॉमसन ने प्रपोज किया था वो करा था 1898 में, है ना। बहुत सिंपल सा मॉडल है। सिंपल सा उन्होंने क्या बताया, क्योंकि उनको एक पता लग गया था कि भाई एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नाम दे दिया उसको इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रिक चार्ज था तो उन्होंने वो नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का। तो उन्होंने बोला कि भाई वाटरमेलन के जो सीड है, या बेसिकली प्लम पुडिंग मॉडल होता है, तो प्लम में जो खाने वाला जो मीठा वाला पार्ट होता है, बोल दिया इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, या सीड को उन्होंने इलेक्ट्रॉन बता दिया, और बाकी बोल दिया जो रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव स्फीयर है। और उन्होंने बोल दिया कि भाई जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हमारा जे थॉमसन का मॉडल था। सीबीएसई में जे थॉमसन नहीं पूछते हैं, ना ही जे या नीट में पूछते हैं, पर बेसिकली जब हम एटम को पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले जो एटम का मॉडल जो बताया वो बताया जे थॉमसन ने, जो कि अप्रूव्ड हुआ। और ये मॉडल अप्रोक्स 11 साल तक चला, 11 साल तक चला, जब तक रदरफोर्ड, जो कि जे थॉमसन के स्टूडेंट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा प्रूफ करने के लिए कि एटम जे थॉमसन के मॉडल जैसा ही है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं करा था कि वो जे थॉमसन के मॉडल को गलत करना चाहते थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए करा ताकि वो प्रूफ कर सके कि हाँ भाई जिस तरीके से जे थॉमसन उस मॉडल को बता रहे हैं, मैं इसका प्रूफ दे देता हूं। उन्होंने तो थ्योरी दे दी कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। और जब ये एक्सपेरिमेंट सामने आया 1911 में इन्होंने स्टार्ट करा था 1901 में, है ना। और इनको अप्रोक्स 10 ईयर लगे ये एक्सपेरिमेंट को एंड करने में और रिजल्ट दिखाने में। और जब ये इसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आते हैं, तो जो रिजल्ट होते हैं वो जे थॉमसन के जो मॉडल था उनको मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट थे। तो ये जो रिजल्ट आए अल्फा पार्टिकल की जो लार्ज स्कैटरिंग हुई, ये जे थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना। इसके साथ साथ जे थॉमसन से पहले अगर आगे हम पढ़ेंगे, बाल्मर हो गया, लाइमन हो गया, ऐसे ना साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये देखा था कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें से एक स्पेसिफिक वेव निकल रही है। स्पेसिफिक आप बोल सकते हो, स्पेसिफिक वेव निकल रही है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की।
या फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो, स्पेसिफिक टाइप की वेवलेंथ हाइड्रोजन के एटम से निकल रही है। बामर ने बताया, फिर लाइमन ने बताया, पास्चन है, ऐसे करके ये 1885 में बताया था। तो जो 1885 में जो जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि भाई इस तरीके से हाइड्रोजन एटम वेव को एमिट कर रहा है, तो जे थॉमसन का मॉडल कहीं भी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो एक ये भी फेलियर था थॉमसन मॉडल का कि जो सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज थी हाइड्रोजन एटम के अंदर और भी अलग एटम में, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था किस तरीके से जो अलग अलग कलर वेवलेंथ की जो लाइट आप बोल सकते हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हो वो निकल रही थी। और जे थॉमसन के मॉडल से कहीं से भी ये बात एक्सप्लेन नहीं हो रही थी कि लाइट या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो रे के बाहर से निकल रही है। तो इसकी वजह से ये दो आप फेलियर बोल सकते हो कि इन दोनों की वजह से जे थॉमसन के मॉडल को हटा दिया गया कि आपका मॉडल सही नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वही कि हमें रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ना है ना। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके दो स्टूडेंट थे, हंस गेगर नाम था और एर्नेस्ट मार्डेसन। ये दो इसके स्टूडेंट थे और एक्सपेरिमेंट भी सीबीएसई या नीट या जेई में, वो जरूरी नहीं है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लिख दे, वो इन दोनों के नाम के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट को लिख सकता है कि भाई बोल देगा गेगर मार्डेसन एक्सपेरिमेंट, है ना। तो दो उसके स्टूडेंट थे या आप एसोसिएट बोल सकते हो, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट उसकी गाइडेंस में करा और जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग थी वो उन्होंने बताया। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या होता है अल्फा पार्टिकल, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। थोड़ी अल्फा पार्टिकल को समझेंगे और वो लोग क्या जानते थे अल्फा पार्टिकल के बारे में। तो वो लोग बस इतना जानते थे कि भाई एक तरीके का पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल। एक्चुअल में अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम एटम का न्यूक्लियस। हीलियम एटम के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। और कोई भी अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कैसा सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो वो टूटता है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्यों टूटता है। तो वो जब टूटता है तो उसमें से हीलियम के न्यूक्लियस निकलते हैं और हम बोलते हैं कि भाई अल्फा रे निकल रही है। अब अल्फा रे के बारे में वो लोग क्या जानते थे कि भाई जो अल्फा पार्टिकल है या जो अल्फा रे है वो इलेक्ट्रॉन से अप्रोक्स 7600 टाइम इसका जो मास होता है, मतलब भारी होती है, इसका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के 7600 टाइम होता है, मतलब बहुत बड़ा, 7600 टाइम इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। तो अगर आप ऐसा समझो कि जो अर्थ है ना, अगर हम 300 अर्थ ले आए तो एक जुपिटर बनेगा। तो आप सोचो कि ये कितना बड़ा होगा। लगभग अर्थ और सन के बारे में आप मान सकते हैं कि अगर अर्थ इलेक्ट्रॉन है तो जो सन जो जायंट है उसको आप अल्फा पार्टिकल बोल सकते हो। इतना मास में डिफरेंस होता है, वो लोग इतनी बात जानते थे। सेकंड बात वो ये बात जानते थे कि भाई अल्फा पार्टिकल जो रे होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। अल्फा पार्टिकल रे पॉजिटिव चार्ज होती है। और तीसरी चीज वो इस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी भी जानते थे कि जो अल्फा पार्टिकल जिस वेलोसिटी से निकल रहे हैं ये वेलोसिटी भी वो जानते थे। अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम होता है, हीलियम एटम मतलब इस पे +2 चार्ज होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 7600 टाइम बहुत ज्यादा बड़ा होगा। प्रोटॉन के बारे में तो वो जानते नहीं थे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते थे। इतना ज्यादा होगा और बहुत ज्यादा ही टाइम इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है। और कोई भी कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से अल्फा रे निकलते हैं, बेसिकली अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, है ना। आगे चलते हैं, क्या उन्होंने ऑब्जर्व करा। तो उन्होंने एक सेटअप बनाया जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उन्होंने रखा पोलोनियम।
पोलोनियम को पूरी तरीके से उन्होंने कवर कर दिया, किसमें? लेड में। लेड क्या करता है, इन अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने का कोई खास मीनिंग नहीं है कि लेड से अल्फा पार्टिकल पार नहीं कर पाते। लेड के एटम से अल्फा पार्टिकल कोलाइड होते हैं और वो कंजर्वेशन और मोमेंटम लगा के वो वहीं पे जाके रुक जाते हैं। तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल लेड से बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। तो उन्होंने एक छोटा सा यहाँ पे छेद करा, जिस छेद में से अल्फा पार्टिकल निकले और यहां पे उन्होंने रखा गोल्ड फॉइल। क्या ये गोल्ड फॉइल रखा था? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट सब पे किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट गोल्ड पे भी करा था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट सिल्वर पे भी करा था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कॉपर पे भी करा था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट एल्यूमिनियम पे भी करा, जिसकी वो फॉइल बना सकते थे। पर सारा गेम था कि गोल्ड फॉइल वाला इसलिए चला क्योंकि गोल्ड सबसे डक्टाइल मटेरियल होता है, तो सबसे मेलिबिलिटी गोल्ड की बहुत कम होती, ज्यादा होती है, तो गोल्ड को बहुत पतला बना सकते हैं। सिल्वर भी उन्होंने रखा और कॉपर भी रखा, पर जो उनको एक्यूरेट रिजल्ट जो मिले वो गोल्ड से मिले। तो हम सिर्फ गोल्ड वाला पार्ट ही पढ़ते हैं, बाकी सारी पार्ट को हम इग्नोर कर देते हैं। चारों तरफ उन्होंने एक लेयर सी बनाई और ये लेयर थी जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड पे जैसे ही अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड पे हिट करते थे, जिंक सल्फाइड पे एकदम जैसे कैमरा चमकता है वैसे ही फ्लैश आता है, एकदम से वो तुरंत चमक जाता है और एकदम से फ्लैश आ जाता है जैसे ही जिंक अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड के ऊपर हिट करते थे। और उनका ये मानना था कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड एटम से पार चले जाएंगे। उनका ऐसा मानना था कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड एटम से पार चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सा है, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि जे थॉमसन का मॉडल सही है। उनका मानना था कि जे थॉमसन का मॉडल सही है, और जे थॉमसन का मॉडल में सिंपल यही था कि भाई बीच में यहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, और पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, पूरा स्फीयर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन भी यही है और पॉजिटिव चार्ज भी यहीं पर है, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा लेस होने वाली है। लेस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है लेस फोर्स, और लेस फोर्स का मतलब है अप्रॉक्स नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा भारी थे। तो उनका मानना था कि भाई अल्फा पार्टिकल आएगा, गोल्ड एटम से सीधा सीधा पार चला जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन होगी नहीं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल को अगर आपको मूव कराना है तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्ट्रॉन्ग तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, उसको डिफ्लेक्ट कर देगा। क्योंकि उनका मानना था कि भाई जे थॉमसन सही है, तो उनका मानना था कि भाई अल्फा पार्टिकल आएगा, कोई खास इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, पार कर जाएगा, है ना। क्योंकि चारों तरफ पॉजिटिव स्फीयर है, चारों तरफ नेगेटिव स्फीयर है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी नहीं, है ना, क्योंकि वो फैला हुआ है। अगर मेरे पास एक चार्ज है और मैं उसको चारों तरफ फैला दूं तो यहाँ पे रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उस रीजन में इलेक्ट्रिक चार्ज कम आएगा, है ना। तो बहुत सिंपल था कि उनका मानना था कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन, सारे अल्फा पार्टिकल एटम के पार चले जाएंगे, कोई खास डिफ्लेक्शन शो नहीं होने वाली है। पर जब उन्होंने जिंक सल्फाइड की जो प्लेट है, उनका मानना था कि मोस्टली यहां पे कहीं एकदम स्ट्रेट एकदम फ्लैश आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वो क्या देखते हैं कि भाई पूरी प्लेट के ऊपर फ्लैश आना स्टार्ट हो गया, मतलब अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल के साथ तो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लार्ज एंगल के साथ भी डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने स्कैटरिंग एंगल का एक मतलब ग्राफ सा ड्रॉ करा, और उन्होंने देखा कि भाई जीरो पे बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड कर रहे हैं, पर अगर आप एंगल देख रहे हो तो 60 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री का भी डिफ्लेक्शन है, अप्रोक्स 100 अल्फा पार्टिकल इस रेंज में भी डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, 100, 50, 30 जो भी है इस रेंज में भी डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और उन्होंने देखा कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल तो 180 से डिफ्लेक्ट कर गए, कुछ अल्फा पार्टिकल
180 से डिफ्लेक्ट कर गया है। 180 से डिफ्लेक्ट करने का मतलब था, है ना, जो n लिखा है यहां पर, काफी सारे अल्फा पार्टिकल 180 से डिफ्लेक्ट कर गए। एक अल्फा पार्टिकल जिसका मास बहुत ज्यादा है और वो आए और कोई उसको वापस भेज दे। यहां पर उन्होंने देखा कि भाई जो मेरे टीचर जे थॉमसन ने मॉडल बताया था, मेरे को कुछ ऐसा मिल नहीं रहा। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि ये चीज कुछ इस तरीके से है कि अगर एक बुलेट जो हाई स्पीड से आ रही है और वो किसी टिश्यू पेपर पे हिट करती है, वो किसी टिश्यू पेपर पे हिट करते हो, टिश्यू पेपर उस बुलेट को वापस भेजते, इसका मतलब वो टिश्यू पेपर कितना स्ट्रांग होगा। ऐसे ही जब एटम 180 डिग्री से वापस डिफ्लेक्ट हो गया तो उन्होंने देखा कि भाई एटम के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, एटम के अंदर कुछ गड़बड़। तो उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन देखी भाई, बहुत सारे स्टेट चले गए, कोई सफर नहीं आई। 90 डिग्री से मोर भी डिफ्लेक्शन आई और 180 डिग्री भी उनको डिफ्लेक्शन मिल गई। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, है ना, उन्होंने रिजल्ट दिया। उन्होंने बोला कि बहुत सारे एस मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू अ फॉइल, मतलब बहुत सारे सीधा सीधा चले गए, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम मस्ट बी एम्प्टी। एटम में मोस्टली बहुत सारा स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि भाई कुछ ने लार्ज एंगल स्कैटरिंग हुआ, लार्ज एंगल स्कैटरिंग हुआ, इसका मतलब एटम का जो सारा मास है, जो पॉजिटिव चार्ज है और मास है एटम का, वो बहुत छोटे रीजन में होता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर इतना बड़ा एक एटम है और यहां पे उसका मास है, तो सीधी सी बात है अगर अल्फा पार्टिकल आएंगे तो सीधे सीधे चले जाएंगे। पर अगर कोई अल्फा पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन के पास आने लगा, सॉरी इस न्यूक्लियस के पास आने लगा, तो भाई वो तो डिफ्लेक्ट होना ही है ना, क्योंकि पूरे एटम का सारा चार्ज इधर रख दिया और सारा मास इधर रख दिया, तो भाई वो तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। उनका ऐसा मानना था कि भाई ऐसा होगा एटम के अंदर, तभी तो मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है। और तीसरा उन्होंने बोला कि भाई अगर ऐसा है कि सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, तो इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड में है और टोटल नेगेटिव चार्ज जितना है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ओवरऑल एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा, है ना। ओवरऑल एटम क्या होगा हमारा, न्यूट्रल होगा। तो उनका जो एटम का जो स्ट्रक्चर था, उनका जो एटम का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत सिंपल था। उन्होंने बोला कि भाई बीचों बीच न्यूक्लियस होगा एटम का, जिसमें उनका सारा मास होगा, सारा मास होगा और सारा का सारा क्या होगा, चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में उसका चक्कर लगा रहा है। और ये बात बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही थी, क्योंकि कैपलर ने पहले बोल दिया था कि भाई सन बीच में है या प्लैनेट बीच में है और प्लैनेट के चारों चक्कर लगा रहे हैं उनके सैटेलाइट। जैसे सन अगर सेंटर में है तो अर्थ उसका चक्कर लगा रही है, बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की तरफ बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स। ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा और ये घूमता रहेगा, है ना, ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा और ये क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। तो इससे तो बहुत सिंपल सा क्या बात बन गई कि भाई बाहर की तरफ, अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा ही तो होगा, है ना। अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम इन दोनों को फोर्स कर इक्वल कर दे तो इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम हाइड्रोजन की बात कर दे तो यहाँ पे भी चार्ज ई ही है, पॉजिटिव का ही है, नेगेटिव का ही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरा किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, के ई स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन में जो भी इसका रेडियस होगा, जिस रेडियस पे घूम रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन V स्क्वायर अपॉन में आर। क्या कर सकता हूं मैं एक आर से एक आर काट सकता हूं,
यहां से मैं अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है या मेरे को जो भी निकालना है, अगर मेरे को मान के चलो वेलोसिटी निकालनी है या रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या हो जाएगा मेरा के ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर। यहां पे आप वैल्यू डालोगे, है ना, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू डालोगे और आप वेलोसिटी निकाल लोगे। ये रदरफोर्ड का है। बोर ने जो रेडियस बताया एटम का वो डिफरेंट था। रदरफोर्ड का मतलब था कि भाई आप ऐसे निकाल सकते हो। सेकेंड थिंग, क्या हम एनर्जी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की? तो एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू उठाऊं तो वी स्क्वायर की वैल्यू मेरी हो जाएगी के ई स्क्वायर आर अपॉन में एम, मतलब के ई स्क्वायर आर अपॉन में एम। पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, अट्रैक्टिव फोर्स है नेगेटिव, के Q1 Q2 अपॉन में आर, के Q1 Q2 अपॉन में आर। यहां से m कट जाएगा तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मेरी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एटम की, वो कितनी आ जाएगी, हाफ के ई स्क्वायर बाई आर। और मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस के ई स्क्वायर बाई आर। टोटल एनर्जी क्या होगी, दोनों को प्लस कर दूंगा तो फुल में हाफ माइनस होगा तो हाफ के ई स्क्वायर बाई आर। टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब है, टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब है कि हाँ ये सेम टू सेम हमें सैटेलाइट में या उसमें अर्थ में देखने को मिल रहा था। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल सेम ही इलेक्ट्रॉन भी एटम का चक्कर लगा रहा है। क्योंकि जब हम सैटेलाइट या प्लैनेट के लिए टोटल एनर्जी निकालते थे तो वो हमारा कुछ ऐसे आता था, जी मास मास अपॉन में 2r नेगेटिव का, ये टोटल एनर्जी आती थी सैटेलाइट के केस में। और बिल्कुल सेम वैसी एक्सप्लेनेशन हमें एटम के केस में भी देखने को मिल रही थी। तो उसने बोला कि हाँ भाई ये तो सर्कुलर पाथ में ही घूम रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी नेगेटिव मिल रही है। और टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर रखा है और उसके तरफ वो चारों तरफ से घूम रहा है। तो यहां से और पक्का हो गया रदरफोर्ड का मॉडल कि भाई बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, क्योंकि ये मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर रहा था उस सारी बातों को, है ना। तो सेकंड फिर उन्होंने मॉडल बता दिया भाई कि एटम चारों तरफ घूम रहे, और एटम अगर चारों तरफ घूम रहे, है ना, मतलब बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस बीचों बीच है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये मॉडल था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड मॉडल से हमें न्यूक्लियर साइज भी पता लगता है। उन्होंने एटम के न्यूक्लियस का साइज बताने की कोशिश करी, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लास्ट ईयर इसकी डेफिनेशन आई थी एग्जाम में। तो क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था, या जो भी आपने वहां पे रखा है पार्टिकल जिसके ऊपर टारगेट कर रहे हो, तो अल्फा पार्टिकल और उस पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 99% क्वेश्चन अगर रदरफोर्ड टॉपिक से बनते हैं तो वो यहीं से बनेंगे। तो क्या होगा, अगर इधर गोल्ड का न्यूक्लियस ले ले और अगर मैं इधर गोल्ड का न्यूक्लियस ले लूं जिसका चार्ज है जेड, मान लेते हैं चार्ज उसका जेड ई है, और एक अल्फा पार्टिकल आया, एक अल्फा पार्टिकल आया, तो वो कुछ यहां तक पहुंचा होगा और यहां से वापस लौट गया होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस ऑफ, ये वाला डिस्टेंस इसको बोलेंगे आर नॉट, और आर नॉट जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको,
तो भाई सिंपल सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगी इस पॉइंट पर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, के Q1 चार्ज अल्फा पार्टिकल पे 2e अपॉन में आर नॉट, मीनिंग के जेड 2kz ई स्क्वायर अपॉन में आर नॉट। यहां से आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2kz ई स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। और लक बाई चांस क्या बात थी कि उनको वेलोसिटी पता थी अल्फा पार्टिकल की, उनको वेलोसिटी पता थी अल्फा पार्टिकल की, तो वहां से वेलोसिटी से उन्होंने काइनेटिक एनर्जी निकाली, जो कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा मतलब 10⁻⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 4 जोन इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79। आर नॉट की वैल्यू ये थी, इन पे जब हम वैल्यू डालते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 41.3 फर्मी मीटर, मतलब न्यूक्लियस इससे तो छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। गोल्ड का एटम का न्यूक्लियस 4.1 फर्मी मीटर से छोटा होगा, और फर्मी मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर लगाया है, तो इससे गोल्ड का न्यूक्लियस छोटा ही होगा। अगर मान के चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं और हमें ये कह दिया कि भाई एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, और हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दी है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई आर नॉट किसके बराबर था मेरा, आर नॉट बराबर था के जेड ई स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी के 9 इंटू 10⁻⁹, गोल्ड के लिए 79 ई स्क्वायर, एक ई रहने देते हैं, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख देते हैं, डिवाइड में 7.7 मेगा मतलब 10⁻⁶, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप देखो तो ये इससे कट जाएगा, ये जब इससे कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 9, 79, 1.6, और ये बचेगा। तो हम सारी टर्म को एक साथ लिख देते हैं, 9 इंटू 79 इंटू 1.6 अपॉन में 7.7, 10 की पावर देख लेते हैं, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 19, और ये आ जाएगा -6, है ना, ये आ जाएगा 10 की पावर -16, और इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आएगा 9 इंटू 79 इंटू 1.6 अपॉन में 7.7। आप इस वैल्यू को सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप कर भी सकते हो, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, इसको मैं तोड़ देता हूँ 7 और 11 में, है ना, इसको काटेंगे तो ये आएगा 7 77, 2 बचेगा तो पॉइंट का 2 का 1, फिर बचेगा 11 का 9, और 7.18 आ जाएगा। 7 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 1.02, 1 ही मान लेते हैं अप्रोक्स 600, तो 16 9 जा 144 इंटू 10⁻⁻16 मतलब 14.4, और क्योंकि हमने अप्रोक्स माना है तो 5 बना लो इसको, 10⁻⁻15 मीटर, या आप बोल सकते हो 14.5 फर्मी मीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर सीबीएसई में आया है, और सीबीएसई में 90% अगर न्यूमेरिकल आया रदरफोर्ड से तो वो यही न्यूमेरिकल होगा। आपको वो काइनेटिक एनर्जी दे देगा, और आपको क्या करना है, आपसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछेगा, और साथ में इसके वो डेफिनेशन भी पूछेगा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की आप डेफिनेशन भी बता दो, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन जेई का है, इसको ट्राई करते हैं,
पर ये क्वेश्चन इतना इजी है कि सीबीएसई में भी आ सकता है और नीट में भी आ सकता है, बट हम जेईई के क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दे रखा है, मतलब हमें आर नॉट बोल दिया है 4.5 इंटू 10⁻⁻14 है। टारगेट न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 70 है, मतलब Z कितना दे दिया है 80 दे दिया। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें बताना है ना, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल भी हमें गिवन है। तो हम जानते हैं कि भाई क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। हमें वेलोसिटी चाहिए, तो मेरी जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे 2 आता है, तो ये हो जाएगी 4k ZE² अपॉन में m आर नॉट, वैल्यू डालते 4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, Z की वैल्यू 80, E² 1.6 इंटू 1.6 10⁻19 का माइनस, मतलब 10⁻38 आ जाएगा। मास हमें गिवन है 6.2772 सॉरी इंटू 10⁻⁻27 इंटू रेडियस हमें गिवन है 4.5 इंटू 10⁻⁻14। अगर पहले अगर आप देखो तो ये 1 से कटेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, है ना। और कुछ देखते हैं हमारे पास क्या है, 6.72। हम इसको पॉइंट को काट के 2 जीरो ऊपर लिख देते हैं, एक बार सही तरीके से लिख देते हैं। 4 इंटू 2 इंटू 80 इंटू 16 पॉइंट्स में है, ये नीचे आ रहा है 672, बाकी तो नहीं है। 10 की पावर एक बार देख लेते हैं, 10 की पावर कितनी है हमारे पास 9 माइनस 38 प्लस 2 प्लस 14। अगर आप देखो 16 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, 16 और 9 हो जाएगा 25, तो ये बचेगा 10 की पावर माइनस 13, है ना। हाँ हमने, और यहाँ पे 10 की पावर माइनस 27 भी था, तो इसको प्लस का 27 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस का 27 आएगा, तो ये हमारा जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 10 की पावर 13 और प्लस का 24 14 आ जाएगा। फिर ये बहुत ज्यादा आ रहा है, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। 472 है हमारे पास, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, और 76 को करेंगे तो 36, इसको काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 150 68, 4 से काटेंगे तो 42 आ जाएगा, ये 0.4 आएगा, ये आ जाएगा 21, और ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ गया। हमारे पास बचा है 18 इंटू 4 6 ये हो जाएगा 0.64 अपॉन में 21, इसको अप्रोक्स करेंगे तो ये 4 से आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2.56 इंटू 10⁻14। यहाँ पे हमें पावर नहीं है, तो अप्रोक्स हमारा आंसर मान के चलना है 256 इंटू 10⁻12 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 256। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है,
तो आप ऐसा मान सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। लास्ट टॉपिक है जो हमें थोड़ा सा समझना है, दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? अगर मेरा न्यूक्लियस यहाँ रखा है गोल्ड का और ये वो बेस लाइन है, तो मेरा एटम अगर उस बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर आएगा तो ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है, इस बी डिस्टेंस को हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। हमें बस इतनी सी बात जाननी है, अगर ये बी डिस्टेंस लार्ज होगा, है ना, मतलब ये बी डिस्टेंस लार्ज होगा, एटम बहुत दूर होगा, तो जो थीटा है, मीनिंग जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज्यादा क्या होगी, स्मॉल, या लगभग आप बोल सकते हो क्या होगा, 0। अगर बी हमारा स्मॉल हुआ, मतलब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बहुत पास से गुजरा, तो जो थीटा है जिसको मैं डिफ्लेक्शन बोल रहा हूं वो लार्ज होगी। और बी अगर 0 हो गया, मतलब अल्फा पार्टिकल इसी के ऊपर आ गया, तो जो डिफ्लेक्शन होगी वो 180 डिग्री होगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज हुआ तो डिफ्लेक्शन स्मॉल होगी, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बी स्मॉल हुआ तो डिफ्लेक्शन लार्ज होगी, और अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाता है तो जो डिफ्लेक्शन होगी वो लगभग 180 डिग्री होगी, है ना। तो ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा या जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे किस तरीके से बोर ने रदरफोर्ड मॉडल को गलत करा और एक थोड़ा सा अच्छा मॉडल दिया, पर वो मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे था, पर उसने स्पेक्टर लाइन जो सीरीज जो बामर पार्सन को मिल रही थी हाइड्रोजन एटम में, वो उसको एक्सप्लेन कर पाया बोर का मॉडल। तो थैंक यू वेरी मच।